वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेते हैं। बहुत दफ़ा वैसे हमने बात की है, सेगमेंट्स किए हैं, डॉक्टर्स हमारे पास आए हैं, डाइटिशियन हमारे पास आए हैं। वज़न कम करना किस तरह से मुमकिन है, रातों रात वज़न किस तरह से कम हो सकता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन वज़न कम होने के बाद जिस्म में ढीलापन या फिर इजाफी चर्बी अक्सर एतमाद और ज़ारी तवाज़ुन पर हमारे बहुत ज़्यादा असर डाल देती है। लेकिन अगर हम अब टेक्नोलॉजी की बात करें, जदीद दुनिया की बात करें, जहाँ पर हमारी जो बॉडी कंटोरिंग है, अब इस मसले का मौसर हल भी बन चुकी है। ये दरअसल वो मरहला होता है जहाँ पर आप ये कहें कि महज हमारा वज़न कम करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि बॉडी है उसकी एक नई साख को बैलेंस करना, उसको खूबसूरत करना, या फिर आप ये कहें कि मुतनासिब बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम अक्सर बात करते हैं टमी टक के वाले से, जो पेट की जो हमारी इजाफी चर्बी होती है उसको किस तरह से हटाया जा सकता है। लाइपोसक्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि जो कुछ मखसूस हिस्से होते हैं जो बेज़िद्दी, आप ये कहें कि जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न ज़िद्दी चर्बी होती है, उसको किस तरह से निकाला जा सकता है। फिर इसके साथ साथ ब्रासियोप्लास्टी की अगर हम बात करें, जो हमारे बाजुओं की सर्जरी होती है, वो जब लटकी हुई हो बाजुओं, तो वो किस तरह से दुरुस्त हो सकती है। मतलब आप पूरी एक बॉडी के हवाले से देखें कि आप सर्जरीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सब तरीके जिस्म को एक नई साख देते हैं, और इन्हीं पर बात करने के लिए इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कुछ आफ्टर सर्जरी किस तरह की प्रिवेंशन, किस तरह की हम आप टेक केयर कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर बिस्मा बिलाल, प्लास्टिक सर्जन, हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू बिस्मा फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे यही बताएं, मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें लोगों का। ये जो प्लास्टिक सर्जरी होती है ये, और जो मेडिकल सर्जरी होती है बोथ आर डिफरेंट। First of all, thank you. Thank you for inviting me on your show. प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों के दिमाग में। जब प्लास्टिक सर्जरी आती है तो एक तो कुछ लोग तो समझते हैं कि सिर्फ ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, बट प्लास्टिक सर्जरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें आपकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज है, आपकी ट्यूमर सर्जरी है, आपकी ट्रॉमा सर्जरीज हैं, तो और इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी ऑब्वियसली जो कि दुनिया में बज़ाहिर नजर आती है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और जो जनरल सर्जरी है वो डिफरेंट है, प्लास्टिक सर्जरी इज डिफरेंट। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने करनी है वो मैटर करता है। सही। अच्छा, मुझे बिस्मा ये बताएं कि वज़न कम होने के बाद, जिस तरह मैं अपनी इब्तिदा में जिक्र करी थी, जिस्म में ना ढीलापन आ जाता है, ये क्यों होता है? क्या मतलब हर शख्स के साथ ऐसा होता है, या फिर ये बॉडी नेचर भी होती है, किसी किसी के साथ ऐसे होता है? एक्चुअली इसके डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज, अगर आपने वजन जिस एज में कम किया है वो मैटर करता है। आपकी जेनेटिक्स कैसी है, आपकी स्किन की लैक्सिटी कैसी है, वो मैटर करता है। बिकॉज सर्टन एज होती है, लाइक 30-35 के बाद आपकी जिस्म की जो जिल्द है उसकी इलास्टिसिटी, उसमें इलास्टिक कोलेजन कम हो जाता है, उसकी रिकॉइल होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर जब आप वेट लॉस करते हो तो आपकी जो स्किन है आपकी, इवन कि आप कोई बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर लेते हो तो आपकी स्किन उस तरह वापस नहीं आती, क्योंकि आपकी जिल्द में से वो इलास्टिसिटी कोलेजन कम हो जाता है विद एज। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जेनेटिक्स कैसी है, आपने कितना, आपका पुराना आपका वेट कितना था, और आपकी एज क्या है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं बिफोर वी गो फॉर एनी बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर। अच्छा बिस्मा, ये भी बताएं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा खासा अपना वेट लॉस कर चुके होते हैं, अच्छा खासा उनका वज़न कम होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको मतलब पता नहीं क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमने सर्जरीज करानी है। क्या उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि अगर वो बार बार ज़िद करें कि हमने ये सर्जरी करानी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई जिस्म का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर इजाफी चर्बी है, उस हिस्से की आपने लाइपोसक्शन कराना है, हटानी है चर्बी, तो ये ज़रूरी होता है, या फिर वेट लॉस इज़ इनफ? वही मैं आपको बताया है कि अगर आपका सर्टन वेट लॉस बीएमआई एक सर्टन लेवल तक है और आप वेट लॉस करते हो, उसके बाद 6 से 9 महीने वेट करते हो, अगर आपकी स्किन वापस आ जाती है, आपकी एज थोड़ी कम है क्योंकि इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा होगी, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जैसे आपकी प्रेगनेंसी के बाद, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, और वैसे हार्मोनल चेंजेस भी हैं, और सारी इस तरह की चेंजेस होती हैं, उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको करनी पड़ती है ऐसी सर्जरीज, लाइपोसक्शन, और इसके अलावा भी करनी पड़ सकती है, लाइक उसमें एब्डोमिनोप्लास्टी करनी पड़ सकती है। बिकॉज जो आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपके पेट का जो मसल है वो लूज हो जाता है, जो आपकी फैट जो है डिपोजिशन हो जाती है आपके एब्डोमिनल एरियाज में। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रेच हुई होती है। आपको फिर एब्डोमिनोप्लास्टी या मम्मी मेकओवर्स में जाना पड़ता है। मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। एब्डोमिनोप्लास्टी में आप मसल जो है अंडरलाइंग जो लूज होता है उसको टाइट करते हो, आप
जो लाइपोसक्शन करके जो डेपोजिशन ऑफ फैट है चर्बी की वो खत्म करते हैं, और बाद में जो रीब्रेक करके जो एक्स्ट्रा स्किन है वो निकाल देते हैं और फिर उसको आप सूचर कर देते हैं। ये एब्डोमिनोप्लास्टी है, इससे आपकी बहुत अच्छी कंटूरिंग आती है, जो कि स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद। बाद में ज्यादातर लोग आजकल मम्मी मेकओवर्स में जा रहे हैं, जिनको बहुत शौक है अच्छा स्लिम फिट और कपड़ों में वो अच्छे लगे, थोड़ी एंथुजियास्टिक हैं अच्छा लगने के लिए, उनके लिए मम्मी मेकओवर है। उसमें हम ये करते हैं कि हम आपकी जैसे छाती का भी साइज में डिफरेंस आता है आपकी प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, हम उसको भी चेंज करते हैं, उसको ऑगमेंट करते हैं या उसको हम रिडक्शन करते हैं। फिर हम साथ लाइपोसक्शन करते हैं, आपकी फ्रंट की, आपकी साइड की, आपकी बैक में, तो 3D लाइपोसक्शन होती है, एब्डोमिनोप्लास्टी होती है और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या रिडक्शन, तो आपकी ओवरऑल कंटूरिंग अच्छी होती है। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। सही। अच्छा बिस्मा, मुझे साथ ही ये भी बताएं कि अक्सर हमने देखा है ना कि कुछ लोग अपनी सर्जरीज तो करवा लेते हैं, लेकिन फिर वो मतलब बाद में भी एक टाइम पीरियड आता है कि दोबारा से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या ये मुस्तकिल हल होती है सर्जरीज करवाना? बेसिकली हम जब कंटूरिंग या मैं जब कंटूरिंग प्रोसीजर या सर्जरी करती हूँ, मैं पहले उनसे पूछती हूँ कि इफ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, अगर आपका ऐसा कुछ है, क्योंकि बिकॉज मैं चाहती हूँ कि एक बार वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स करें। पेशेंट का अपना होता है ये, तो उसका अपनी कॉल है कि वो पहले करा ले या बाद में करा ले। शी और ही हैज राइट, हर बंदे का राइट है कि वो अपनी डिसीजन ले सके, लेकिन मैं उनको गाइड जरूर करती हूँ कि आप पहले एक बार फैमिली कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स कराएं। उसके बाद ये होता है, तो प्रेगनेंसी की वजह से वेट फिर से बढ़ेगा, तो आपका वो कंटूरिंग खराब हो जाएगी। दूसरा, आई एडवाइज देम टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ वेट। आपने बहुत ज्यादा नहीं करना, एक अच्छा डाइट प्लान हम देते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं और उनका वेट उस तरह पुट ऑन नहीं होता। एंड मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स अभी वो अच्छा चल रहे हैं, उनका वेट पुट ऑन नहीं किया। सही। इससे पहले कि बिस्मा मैं आपसे दूसरा सवाल करूं, सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे होंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर्स मैं अनाउंस कर देती हूँ, 0518901008। दूसरा नंबर है 0512624946। आप इन दोनों नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल इन है, बिस्मा हमारे साथ मौजूद है, अगर आपका कोई भी सवाल है, इशू है, आप बिस्मा से पूछ सकते हैं। अच्छा बिस्मा, जिस तरह से आप बात करी थी कि आपके पास बहुत सारे अभी आपके पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको आप डाइट बताते हैं कि आपने ये डाइट लेनी है, फिर सारा एक प्रेगनेंसी का पीरियड आता है, उसमें आपका दोबारा वेट गेन भी हो जाता है, तो ये अगर डाइट प्लान बीच में ही छोड़ दें लोग तो फिर भी इफेक्ट होता है, मतलब दूसरी डाइट लेना शुरू कर देते हैं, तो ये फिर उनकी इफेक्ट होती है बॉडी? तो ये मेरा डाइट प्लान ना थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड है। मैं लोगों के साथ बैठ के उनसे बात करके उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी रूटीन को पूछ के बनाती हूँ ताकि वो सस्टेनेबल बने। अच्छा। कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाइट प्लान नहीं देती, मैं बहुत सीरियस किस्म का नहीं देती कि जो सस्टेन ना कर सके, लंबा ना चल सके। मेरा थोड़ा सा पर्सनलाइज होता है पेशेंट्स के साथ, हम उनको बैठ के उनकी उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और उनकी रूटीन के लिहाज से बनाते हैं, तो वो सस्टेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी मेरे पेशेंट्स ने कुछ हाँ कुछ प्रॉब्लम हो, अगर वो कहे मुझे ये पसंद है मैं ये नहीं कर पा रहा, तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो दे आर ऑलवेज ऑन व्हाट्सएप, और वैसे मेरे पीए के साथ, मेरे मैनेजर के साथ वो इन कॉन्टेक्ट रहते हैं। सही। और डाइट के साथ साथ जो हमारी डेली रूटीन होती है जिसमें एक्सरसाइज, वॉक, ये सब भी जरूरी होता है। यस इट्स ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत लेकिन जरूरी है आपका। कुछ लोग तकिया कर लेते हैं ना डाइट पे। मैं एज प्लास्टिक सर्जन भी खुद डाइट, एक्सरसाइज, जिम सब कुछ करती हूँ। मैं लोगों को भी यही कहूंगी कि आप पहले उसी से ट्राई करें। मैं चाहती हूँ कि बेसिकली ये सारे बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है, वेट लॉस प्रोसीजर्स नहीं है। आप अपना अपना जो है एक सर्टेन लेवल पे स्टबर्न फैट हो जाती है, उसके बाद आपको लाइपोसक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टी के अलावा फायदा नहीं होता, तब आप ये कर सकते हो। अदरवाइज पहला तो आपको चाहिए, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आप उसको वेट लॉस जो करें और डाइट, जिम, एक्सरसाइज से करें। दैट इज माई आप ज्यादा यंग लगेंगे, आप जितनी आपकी एज है उतनी नहीं लगती, बिकॉज आप डाइट, एक्सरसाइज और जिम करते हैं, वो बहुत अच्छा है, आपको वो करना चाहिए। अच्छा बिस्मा, मुझे कल हम अपने इसी शो में सुबह की सोच में एक ट्रेंडिंग स्टोरी शेयर कर रहे थे, बट वो कोरिया से थी। उसमें हमने ये खबर शेयर की थी कि एक लेडी थी जिन्होंने बहुत 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 सर्जरियां कराई फेस की, जिससे क्या हुआ कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स हुए, उनका ज़हनी तवाज़ुन भी इंसान का ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस भी होता है और भी बहुत सारी बीमारियां। तो लोगों में एक ये भी चीज़ है कि इस तरह की सर्जरीज कराने से ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो क्या है कोई इस तरह की भी चीज़? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा। बेसिकली अगर आप किसी लोग अगर किसी ट्रेन बंदे के पास जाएंगे, किसी पढ़े लिखे एजुकेटेड सर्जन के पास जाएंगे,
तो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, वो कभी भी आपको वो चीज नहीं बोलेगा जो जिसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, जो खतरनाक है, जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, वो कभी भी नहीं बोलेगा। हम्म। अगर मैंने हमेशा हर शो में बोला है, लोग चले जाते हैं अनएक्सपीरियंस, अनएजुकेटेड, अनट्रेन लोगों के पास, वो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे, उनको पता नहीं होता, दे डोंट हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस चीज को कैसे डील करना है, कितना करना चाहिए। तो वो एक थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस है, मनी मेकिंग प्रैक्टिस, वो आपको नहीं करनी चाहिए। एक नेचुरल लुक देनी चाहिए। मेरा अपनी बॉडी कंटूरिंग हो जाए, मेरे अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, आप मतलब शायद उन सबको पता है, वो कमेंट भी करेंगे कि मैं नेचुरल लुक देने में यकीन रखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कराओ और पता लग जाए आपने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, तो प्लास्टिक सर्जरी का फायदा नहीं, पता लेकिन नहीं कुछ लगना लोग ये चाहिए भी कि कहते हैं ना कि अगर हमने सर्जरी कराई है तो पता होना चाहिए कि हमने सर्जरी भी कराई है। नहीं नहीं नहीं, आपने अगर देखो, अगर आपने प्यारा लगना है तो आपने इस ज्यादातर मेरे पेशेंट्स नहीं चाहते उनका पता लगे कि उन्होंने कुछ कराया है। नेचुरल एक जैसे मेरे पेशेंट्स को लोग पूछेंगे अगर मैं कोई फिलर्स भी करती हूँ कि यू लुक फ्रेश, दिस इज दे आर नॉट एबल टू गेस कि ये क्या है, लेकिन उनको लगता है कि ये फ्रेश लग रहा है। तो दिस इज हाउ मेरा अपना सोच है कि इट शुड बी वेरी नेचुरल, शुड बी वेरी नाइस। समटाइम्स थोड़ा सा ओवरडू करने की ये होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए, समझा के बता के करना चाहिए। एंड समटाइम्स पेशेंट जब ज्यादा मांगते हैं तो उनका मेंटल जो है ना, पहले थोड़ा सा वो डिप्रेशन में ऑलरेडी होते हैं। तो शायद हम एज एन सर्जन, एज अ डॉक्टर्स, हमें उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है वो बेचारे तो नाइव हैं, उनको तो नहीं पता कि किसका साइड इफेक्ट आ सकता है, क्या है। अगर आप उनकी अच्छी काउंसलिंग करो, अच्छा उनको गाइड करो, तो वो आप समझते हैं और वो आपकी बात को फॉलो करते हैं। सही। अच्छा बिस्मा, मुझे ये भी बताएं कि आफ्टर वन सर्जरी अगर आपने किसी भी बॉडी पार्ट की सर्जरी कराई है तो इंसान फिर नेक्स्ट डे नॉर्मल ही रहता है, या फिर बहाली में कितना, रिकवरी में कितना वक्त लगता है, कितने दिन आपका टाइम पीरियड आप देती हैं कि आपने एहतियात बरतनी है? और ज्यादातर बॉडी सर्जरीज जितनी भी होती हैं आपकी सर्जरीज, उसमें आपको 1 वीक से लेके 2 वीक्स तक, मैक्सिमम 10 to 14 डेज आपकी रिकवरी में लगते हैं। अगर छोटा मोटा साइड इफेक्ट किसी का आता है, उसको पूरा खत्म होने में एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको दिया जाए तो 2 वीक्स आर मोर देन इनफ। लेकिन कुछ सर्जरी जैसे फेस की होती हैं, वो 1 वीक में भी ठीक हो जाती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके फेस की है तो 1 वीक में हो जाएगी, बॉडी की है तो 2 वीक्स लगेंगे। तो ये डिफरेंट एरिया के नाम। सही। अच्छा, एक नाजिया कवल हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं सरगोदा से। जी नाजिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, सवाल कीजिए। जी, मेरा ना ये पेट का ही मसला है कि मेरा ना जो पेट है जो तकरीबन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे ढीला हुआ है, जैसे चर्बी नहीं होती है अंदर। ठीक ये है, मसला है। सही। अच्छा नाजिया का, जी नाजिया, और कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मुझे ये अपने पेट का ही मसला हल कराना है कि ये मुझे क्या करना चाहिए, पेट ठीक। मेरा कम हो जाए। ठीक है। अच्छा जी बिस्मा, नाजिया कह रही हैं कि उनका पेट का ही मसला है, ऐसे लगता है जैसे ढीला है, लटका हुआ है, पेट कम करना है, तो क्या करना चाहिए उनको? नाजिया, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपका मुझे एज पता होनी चाहिए, मुझे आपकी बॉडी के अभी क्या जो है लुक है वो पता होना चाहिए कमेंट करने से पहले। तीसरा, मुझे आपकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उसमें प्रेगनेंसी है, कितनी प्रेगनेंसीज हैं, फैमिली कंप्लीट है, कितने बच्चे हैं, ओवरऑल कितनी लैक्सिटी है, मैं आपको तभी गाइड कर सकती हूँ। और अगर आपका वेट से एक्सरसाइज से नहीं जा रहा, और अगर आपकी स्किन की लैक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है, एज आपकी कम है, तो लाइपोसक्शन से आपका पेट अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। नाजिया की कॉल तो अभी ड्रॉप हो गई है बिस्मा हमारे साथ, लेकिन ये है कि ओवरऑल आप उनको अगर कोई डाइट वगैरह प्लान बता दें सर्जरी के साथ साथ। डाइट प्लान मैंने आपको पहले बताया था कि यू कैन शो माई नंबर टू देम, चाहिए मेरी पीए इनको डाइट प्लान, इनके नाम, इनकी एज और इनकी जो हिस्ट्री है सारी एग्जैक्ट, क्योंकि समटाइम्स कोमोप्स होते हैं, समटाइम्स आपकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री होती है, समटाइम्स आपकी और भी डिफरेंट पीसीओएस की हिस्ट्रीज हैं, आपकी इश्यूज हैं, आपको हार्मोनल इश्यूज हैं। हम उस लिहाज से और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिहाज से आपको प्लान देंगे। जनरली तो मैं बेसिकली बहुत पर्सनलाइज्ड हूँ, बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मैं टारगेटेड काम करती हूँ और उनको लेके चलती हूँ। बिल्कुल, मैं ये अपने अच्छी चीज़ है कि आप पेशेंट के साथ बैठ के उनके अकॉर्डिंग उनको डाइट प्लान भी देती हैं और उनको सजेस्ट भी करती हैं। और रब नवाज एक और कॉलर हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। जी रब नवाज, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, अपना सवाल कीजिए। हेलो मैम। जी जी रब नवाज, आपको आवाज़ आ रही है, आप सवाल कीजिए। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैम मेरे वो जो है ना ये घास, ये
बहुत लटक जाते हैं, तो ये जो इसका कुछ सर्जरी हो सकती है कि सामने जो गाल होते हैं? अच्छा, आपके चिक्स अपने गालों की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। सही। अच्छा, रब नवाज का सवाल है बिस्मा कि उनके जो चिक्स हैं, फेस चिक्स, वो लटक जाते हैं, इनकी भी सर्जरी होती है? हाँ जी बिल्कुल। आप उसमें भी मैं बताऊंगी, अगर आपकी रब नवाज की जो एज है वो थोड़ी 35+, 40+ है, तो उसके लिए फेसलिफ्ट सर्जरीज अच्छा, होती रब हैं। नवाज उसमें आपका आपकी क्या एज है बताइएगा? 57। 57। हाँ, तो आपके लिए रब नवाज फेसलिफ्ट सर्जरी है। अगर आप उसके अलावा कोई चीज कराओगे, अगर आप बोटॉक्स के अलावा फिलर्स या थ्रेड लिफ्ट कराओगे, वो आपका सस्टेनेबल नहीं है। आपकी फेसलिफ्ट सर्जरी होगी जिसमें आपके ये पूरे एरिया को करके यहाँ पर एक आपका इंसिजन आएगा जो कि पता नहीं चलता, और आपकी सारी जो चीक्स हैं जो लटक गए हैं आपके गाल, वो हम खींच के टाइट कर देंगे। तो आपके लिए तो डेफिनेटली वो की प्रोसीजर है, और उससे आप 10 साल छोटे लगेंगे, वो भी 10 साल के लिए। सही। रब नवाज की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फेस लिफ्टिंग के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, मुझे बिस्मा ये बताएगा कि जो फेस होती है सर्जरी फेस लिफ्टिंग के हवाले से, इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? फेस लिफ्ट की सर्जरी ऑब्वियसली पहले तो ये बताएंगे, अगर आप टेक्निकल बंदे के पास, एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं तो साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि क्या चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपकी नर्व्स जा रही हैं, फेशियल नर्व है, उनको आपने सेव करना होता है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है, आपको तो एक्सपीरियंस उसमें चाहिए, और आपको फेशियल नर्व को सेव करना, आर्टरी सेव करनी है, ब्लीडिंग हो सकती है, उसको सर्जन को पता होता है कि हमने उसको कहाँ कहाँ ब्लीडर से हमने इसको अच्छी ब्लीडिंग कंट्रोल के साथ चलना है। तो बेसिकली इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आप ट्रेन बंदे के हाथ से करते हो, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बहुत बहुत यंग, आपने देखा होगा बहुत से, आई कैन नॉट कोट द नेम, लेकिन बहुत से लोग आपको बहुत यंग लगते हैं, दो की अच्छी एज, और आपको भी पता है उन सब ने फेस लिफ्ट सर्जरी कराई हुई है, और इसका कोई तो खास फेस साइड लिफ्ट इफेक्ट की होता नहीं। सर्जरी हम फिर अगर किसी फॉर एग्जांपल जैसे रब नवाज को ले लेते हैं, अगर ये अपने चिक्स की सर्जरी कराते हैं वन टाइम, फिर नेक्स्ट ये कब तक उनका ये प्रोसेस मेंटेन रहेगा? अगली सर्जरी भी उनको करानी पड़ेगी, अगला सेशन लेना होता है, या वन इज इनफ? उसका ये है कि 2 वीक्स लगते हैं आपके टांके जो है हम जो लगाएंगे उसको निकालने में। ठीक है, अच्छा। तो हीलिंग का टाइम 10 दिन से 14 दिन के बीच में होता है। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि आपको जरूरत पड़ती है, आप 10 साल छोटे लगते हो, लाइक इफ ही इज 50, वो कम से कम भी 40 या 40 से भी कम लगेगा। ठीक है, उससे भी कम लग सकते हैं, मैं जनरल आपको दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए कम से कम भी जरूरत नहीं पड़ती सर्जरी। अच्छा, 10 बिकॉज से 15 साल का पीरियड है। बेसिकली हम ना नीचे वाले सिर्फ ऊपर की स्किन हम टाइट नहीं करते, हमारे जो एज के साथ साथ हमारे नीचे की स्मैश लेयर है वो लटक जाती है, हम उसको भी हिच करते हैं, टाइट करते हैं सर्टन वेक्टर में, और एक्स्ट्रा स्किन भी हम निकालते हैं, तो वो पूरा टाइट होता है। वो अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सही। एक लास्ट कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, कौन है जी इस वक्त हमारे साथ? चले, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच बिस्मा, डॉक्टर बिस्मा बिलाल हमारे साथ मौजूद थी और बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हम बात कर रहे थे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस बिस्मा वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जिस तरह से भी हमने बात की कि हर बॉडी पार्ट की आप सर्जरी करा सकते हैं, उसका कितना वक्त लग सकता है, और अगर आप फेस लिफ्टिंग कराते हैं, क्योंकि ज़्यादा रुझान लोगों का फेस के ऊपर ही होता है, तो उससे आपको 10 से 15 साल तक एटलीस्ट दोबारा सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, दूसरा सेशन नहीं लेना पड़ता। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।